वेलकम माय डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी, प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल सिरघाटी, फिर आपके सामने आया हूँ क्रैश कोर्स 12th क्लास का लेकर। और ये मेरा क्रैश कोर्स का लास्ट क्लास है, जिसमें मैं आप लोग को जानकारी दूंगा डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। इसमें जो एग्ज़ाम में जो पूछता है उसी पर हम खास करके फोकस करेंगे, और इसमें हम केवल जानेंगे, ज़्यादा विस्तृत नहीं जाकर हम जो चीज़ एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है उसी पर ध्यान देंगे। इसमें देखिए, आप लोग को ध्यान दीजिएगा, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या पूछता है। पहला पूछता है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन आयन का निर्माण करते हैं क्यों, और आक्षीकरण संख्या। यानी कहने का मतलब हम इस चैप्टर में जानकारी लेंगे सिर्फ संक्रमण तत्व के आक्षीकरण अवस्था और रंगीन आयन के बारे में। इसके अलावा लेथेनाइड संकुचन के बारे में, लेथेनाइड और एक्टिनाइड के कंपेयर करेंगे हम लोग। और इसके अलावा हम जानेंगे, इसमें दो चीज़ है जो यौगिक बनाते हैं संक्रमण तत्व, KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट। इनका बनाने की विधि और गुण में सिर्फ हम जानेंगे आक्षीकरण, क्योंकि आक्षीकरण ही इसमें महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपसे उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इसमें सबसे रंगीन आयन आक्षीकरण पर ज़्यादा फोकस करना है, लेथेनाइड संकुचन, इसके बाद पोटासियम परमैंगनेट पोटासियम डाइक्रोमेट के आक्षीकरण गुण को बनाने की विधि के अलावा आक्षीकरण गुण पर खास करके फोकस करना है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसको विस्तृत न लेकर हम लोग जो मुख्य पॉइंट है उस पर ध्यान देंगे। लेकिन इसके पहले ये जानना जरूरी है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। तो आइए जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आपको मैं समझा दूं कि कैसे आप पकड़िएगा कि एफ ब्लॉक है कि डी ब्लॉक है। देखिए, मैंने यहां आपको 4 एलिमेंट लिया है। अब आप इसमें ये डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट कौन है कैसे जानकारी लीजिएगा। इसके लिए आप लोगों को याद होगा, परमाणु संरचना में आप बाउ सिद्धांत पढ़ाया गया था और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बताया गया था। यानी सब सेल के आधार पर आपको जानकारी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 तरीके से लिखा जाता है, जिसमें हम सब सेल पर ही मुख्य रूप से फोकस करते हैं और उसके द्वारा ब्लॉक का निर्धारण करते हैं। आप बाउ सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो आसानी से आप बता दीजिएगा किस कोई भी तत्व किस ब्लॉक का है। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं, Na दिया हूं, क्या होगा 1s2 11 लाना है, 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 और 1 11। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा, कौन है, एस। इसलिए ये कौन ब्लॉक हो जाएगा, एस ब्लॉक। ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एस ब्लॉक का। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। अब देखिए, इसमें देखिए गौर कीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17 हुआ। अब ये अंतिम किसमें भरा, पी ब्लॉक। ये हो जाएगा पी ब्लॉक। यानी कहने का मतलब यह है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एलिमेंट का लिखिए और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में भरेगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। तो यहां पर एस में भरा अंतिम में, तो एस ब्लॉक, पी में भरा तो पी ब्लॉक। और देखिए लास्ट देखेंगे अंतिम। अब देखिए स्कैडियम का हम लेते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20 और 21। अब देखिए अंतिम में किस में भरा, डी में, इसलिए किस ब्लॉक का तत्व हो गया, डी ब्लॉक। क्लियर। अब देखिए इसको यूरेनियम का लेते हैं, 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d10, 3p, 4p6, 5s2, 4d10, 4d10, 5p6, 6s2 और इसके बाद आएगा 4f, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 20 30 36 37 38 48 50 50 56 56 और 14 10 6 P6 और 7s2 और 5 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20 10 30 30 36 36 37 38 48 48 48 50 50 60 60 64 64 और 70 80 80 86 87 88 89 90 91 92 4। आप देखिए हमें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 20 20 10 30 30 36 36 37 38 38 48 49 50 56 56 और 14 हो जाएगा 70 70 10 80 80 80 और 86 86 87 88 88 और 4 92 पूरे 92 आ गया। और ये अंतिम किस में भरा? एफ में। तो ये कौन ब्लॉक हो गया? एफ ब्लॉक। क्लियर? इस तरह से हम यदि ब्लॉक करते हैं लास्ट हम देखेंगे किसमें भरा हुआ है। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन है और एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन है। ठीक है, ओके। आए हम फिर पुनः अपने चले पीपीटी पर। आपने ये जानकारी ले लिया कि एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम कैसे जानेंगे, कौन एफ ब्लॉक के एलिमेंट है और कौन डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब आवाज जानने में जो स्थिति होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, यहां पर एस ब्लॉक होता है शुरू में, अंतिम में पी ब्लॉक और दोनों के बीच में डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो इन दोनों के बीच होते हैं इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन संक्रमण तत्व का सबसे उचित परिभाषा होता है कि वे तत्व जिनके डी ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं, जिनके डी ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। और आप जानते हैं कि डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि डी में जो संक्रमण तत्व है श्रेणी है, एक श्रेणी में 10 से ज्यादा नहीं होंगे। तो यहां पर देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है स्कैडियम से लेकर जेडेन तक एक हुआ, लेकिन हमने परिभाषा बताया था, याद रखिएगा। डी ब्लॉक के तत्व स्कैडियम से लेकर जेडेन तक है, लेकिन संक्रमण तत्व जेडेन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी बताया आपको कि संक्रमण तत्व उसे कहेंगे जिसका डी ऑर्बिटल अपूर्ण होता है, अर्थात पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, और जेडेन का क्या होता है? पूर्ण रूप से भरा रहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो देख लीजिएगा कि D10 लिखते हैं, 3D10, 4s2 और 3D10, तो 10 हो गया तो पूरा भर गया, इसलिए संक्रमण तत्व जेडेन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। सभी डी ब्लॉक के जो श्रेणी है, प्रथम श्रेणी कहते हैं इसको, द्वितीय श्रेणी और इसको तृतीय श्रेणी, यानी 3 श्रेणी मुख्य रूप से, चौथी जो है वो अपूर्ण है। अर्थात संक्रमण तत्व की कितनी श्रेणियां होती है? 4, लेकिन चौथी अपूर्ण है। मुख्य रूप से प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व या 3D संक्रमण
श्रेणी तत्व कहेंगे 4D और 5D। कहने का अर्थ है ये 4 गो श्रेणी होती है, लेकिन मुख्य रूप से प्रथम, द्वितीय और तृतीय होती है। और सभी का अंतिम जो होता है ZnCDHg, इनका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिएगा तो d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अतः इनके सबसे बाहरी जो अंतिम तत्व हैं वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, बाकी अंदर वाले सारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब इसी चीज को मैंने यहाँ वर्णन किया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी मैंने बताया, द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D श्रेणी। स्टेडियम से लेकर Zn तक 10 क्यों होते हैं ये भी मैंने बताया, क्योंकि D में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 10। अतः किसी भी संक्रमण श्रेणी में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और एग्जाम में पूछा है, गौर कीजिएगा कि संक्रमण श्रेणी में 10 से अधिक तत्व नहीं होते हैं, क्यों? तो आपका आंसर डायरेक्ट होगा क्योंकि D ऑर्बिटल में 10 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, इसीलिए किसी भी संक्रमण श्रेणी में या 3D श्रेणी में 10 से ज्यादा एलिमेंट नहीं रह सकते। आंसर हो गया आपकी, जो एग्जाम में पूछा उसको बताते जा रहा हूं मैं। अच्छा, द्वितीय संक्रमण श्रेणी हो गई। तृतीय, मुख्य रूप से आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में ही पढ़ना है सिलेबस में। तो स्टेडियम से लेकर Zn तक यानी 21 से लेकर 30 तक के तत्व को प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कहते हैं, जिसमें Zn को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी मैंने बोला उस सबको माने। अब हम स्टेडियम का बारी बारी से सबका परमाणु संख्या भी लिखे हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ दे दिया गया है। देख लीजिए आप, पूरा भरा हुआ है Zn का। अर्थात ये संक्रमण तत्व नहीं है, बाकी सारे संक्रमण तत्व हैं, लेकिन इस श्रेणी को संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद हमने आपको बताया कि संक्रमण तत्वों की मुख्य रूप से हम फोकस करेंगे आक्सीकरण संख्या और रंगीन आयन बनने का कारण। तो आइए हम इस पर हम लोग जो संक्रमण तत्वों के ये जो गुण है, मुख्य गुण को थोड़ी सी चर्चा करते हुए आगे बढ़े और बेहतरीन तरीके से जानकारी लेंगे। तो मैंने सारणी से आप लोग को स्पष्ट कर दिया है। तो देखिए, आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से टोटल को लिख दिया है। टोटल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आयन एंथैल्पी लिखा है, धात्विक आयनिक त्रिज्या, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। अब आप इस देख गौर कीजिए कि जब आप आयनिक त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या में देखते हैं, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक की वृद्धि होती है नियमित क्रम नहीं हो पाता। देखिए 164 है, घटता है 147, 135, 129, 29 के बाद देखिए फिर क्या हो रहा है 137, 37 के बाद 126, यानी इनमें नियमितता नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें हमने आपको बताया है कि आप इस पर ज़्यादा फोकस न करके आक्सीकरण संख्या पर और रंगीन आयन पर करिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर आक्सीकरण संख्या और रंगीन आयन से संबंधित क्वेश्चन करता है। देखिए हमारा आक्सीकरण संख्या आ गया। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव में जब आपको क्वेश्चन करेगा तो पूछेगा 3D संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला तत्व है, पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बोल रहा है। अब देखिए आप इसमें गौर कीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैग्नीज सबसे अधिक आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, 1 2 3 4 5, 5 करते हैं। इसके अलावा बाकी में आप देखिए कम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता पर आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? संक्रमण तत्व परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? आंसर होगा
इस पर लिखा भी है, ऐसे मैं ज़बानी तौर पर बता दूं, संक्रमण तत्व के तत्व बंधन बनाने में 72 कक्षा एस के अलावा डी ऑर्बिटल भी भाग लेते हैं। यही कारण है कि ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात संक्रमण तत्व के डी ऑर्बिटल अपूर्ण रहने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से बताया है जैसे मैंने यहाँ पर Fe2 और Fe3 किया, 6 और 5 बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का भाग लेने के कारण। इसके अलावा ये जटिल आयन का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे रंगीन आयन के निर्माण में। कहता है, पूछा है कि जो संक्रमण तत्व हैं वो रंगीन आयन का निर्माण करते हैं क्यों? ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है बोर्ड में। हम इस पर जरा फोकस करें तो बेहतरीन होगा। पहली कारण है, बोला गया आंसर होगी, चूंकि संक्रमण तत्व के डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश के अवशोषित कर, ऊर्जा को अवशोषित कर उच्चतर कक्षाओं में जाते हैं और अवशोषित रंग के पूरक रंग ये प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इसके आयन रंगीन होते हैं। इस चीज जो लिखा है मैंने इस पर उसको मुंह जबानी बोल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एस्केडियम है, ये रंगहीन होता है, टाइटेनियम है, ये रंगहीन होता है। क्यों? यहां पर जरा गौर कीजिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक है, ये बैंगनी रंग का प्रदर्शित करता है, इसमें भी है, ये देखिए नीला, ये 2, ये हरा, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के उपस्थिति कारण इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉनिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और इसमें देखिए आप लोग देख रहे हैं कि इसमें 4 और 3, अगर 3d6 है तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगी और 3d7 है तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अगर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो कोबाल्ट नीला दिखाई देगा, अगर 3 होगा तो गुलाबी दिखाई देगा। और इसमें देखिए, इसमें है आपको 2, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए ये रंगहीन है। अर्थात जिसमें 0 होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 0 दर्शाएगा। अब आप कहिएगा सर कि यहाँ से सीधे से आप बता रहे हैं कि 0, ये तो दिखाई दे रहा है कि 0 है तो 0, ये 1 है तो 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 जो आता है आप कहते हैं 4। तो इसके पीछे कारण है, आप लोग को याद होगा मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया कि डी में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं। और इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं? 5। और आपको हुंड का नियम बताया गया होगा, उसमें बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में एक एक करके भरते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे 1 1 1 1 करके 5 ऑर्बिटल में भर जाएंगे। इसके बाद जोड़ा होना स्टार्ट करते हैं, तो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले जो ऑर्बिटल है डी का उसको जोड़ा कर देगा। तो अब कितना बचा? 4, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो वही 6 हुआ तो 4। यानी आप ऐसे समझिए कि आप 10 में से घटा दीजिए, घटा दीजिएगा जितना ना उतना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, अब 10 में से 6 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 4। इसीलिए मैंने कहा कि ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 है और यहाँ 10 में से 7 घटाए तो 3 है, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 8 घटा दिए तो 2 आया, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और 9, 10 में से 9 घटाए तो 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पूरे के पूरे 10 लिखा है, इसलिए मैंने कहा कि 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 10 में 10 घटाइएगा तो 0, यानी टोटल भरा हुआ है। इसलिए जो भी आपको 0 होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहेगा एक भी, वो रंगहीन होंगे। तो इस संदर्भ में हमने आपको विशेष रूप से व्याख्या किया। इसके बाद मैंने कहा था संक्रमण तत्व के 2 यौगिक के बारे में हम सिर्फ आपको जानकारी देंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट
और पोटाशियम परमैंगनेट के बारे में, और उसमें गुण पर हम लोग ज्यादा देंगे, और वो भी कोई गुण नहीं, खास करके ऑक्सीकरण गुण पर, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं और दूसरे पदार्थों को आकृत कर देते हैं और स्वयं अवकृत हो जाते हैं। तो हम लोग चले इन पर थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में, यहां पर मैंने उसके बनाने की विधि लिखा है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट को पोटाशियम क्रोमेट से बनाया जाता है। इसके लिए हम लोग को क्या है कि पहले सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं और सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट कर देते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट में। थोड़ा ये बनाना आसान होती है। क्यों? पोटाशियम क्रोमेट जो होते हैं वो क्रोमाइट अयस्क से सोडियम कार्बोनेट के साथ वायु की उपस्थिति में संगलित करने के बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्रोमाइट अयस्क लिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित करने पर सोडियम क्रोमेट बना। अब इस सोडियम क्रोमेट को हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं। देखिए सोडियम क्रोमेट को H2SO4 से अभिक्रिया कराकर सोडियम डाइक्रोमेट में बदल दिया गया। अब सोडियम डाइक्रोमेट को हमने अभी बताया कि पहला काम करते हैं कि सोडियम डाइक्रोमेट में बदलते हैं और सोडियम डाइक्रोमेट को फिर KCl से अभिक्रिया कराकर हम लोग पोटाशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए सोडियम डाइक्रोमेट हुआ और इसको हमने आपको कर दिया, इसमें हमने आपको पुनः कर दिया सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटाशियम क्लोराइड डालकर हमने इसे सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए Na2Cr2O7 है, KCl से अभिक्रिया कराकर K2Cr2O7 और NaCl बना दिया। कैसे बना है इसके विस्तृत वर्णन मैंने पिछले बार कर चुका हूँ। अब आए, ये तो बन गया हमारा। अब हमने कहा था कि इसमें हम बनाने की विधि और ऑक्सीकारक गुण के खास करके वर्णन करेंगे, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो हम इसके ऑक्सीकारक गुणों का भी चर्चा करेंगे। आए बोर्ड पर देखें जरा ऑक्सीकारक गुण को। ध्यान रखिएगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो अम्लीय माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है और ये खास करके आपको FeSO4 को यानी फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे करता है जरा गौर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं K2Cr2O7 ये जो है H2SO4 के साथ अम्लीय माध्यम बना देगा। हमने बताया था कि अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी कि कहने का मतलब ये ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है और किसी को भी ऑक्सीकृत करने की क्षमता रखता है। उसी का एग्जाम्पल तौर पर हमने यहाँ पर लिया, आप लोग देखिए फेरस सल्फेट है और यहाँ पर इसने फेरिक सल्फेट में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब आप पूछिएगा
कि सर ये कैसे आक्षेपित है, हम कहते हैं अवकृत है। तो इसके लिए आपको मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला था, आक्षीकरण अवकरण, आप उसे जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं। वैसे यहाँ पर हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर हम लोग आक्षीकरण संख्या रखें, यदि आक्षीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है तो आक्षीकृत है, अगर आक्षीकरण संख्या में कमी हो जाती है तो अवकृत है। और आक्षीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि यहां पर आप जिसका निकालना होगा आप उसको x मान लीजिएगा और आपको वैलेंसी बाकी का मालूम है, वैलेंसी रख दीजिए, आंसर आपको ऑटोमेटिक मान जाएगा। जैसे कि एग्जांपल तौर पर हम लेते हैं तो इसको x मानेंगे। अब सल्फेट का आप जानते हैं -2 होता है, अब -2 उधर जाएगा तो क्या होगा +2, यहाँ पर कितना हो गया +2। अब आइए यहाँ पर देखिए जो है ये क्या है SO4, तो -2 × 3 कितना हो जाएगा -6, यहाँ पर 2x, अब 6 जाएगा माइनस उधर तो प्लस होगा, तो +6 और 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा 6/2 तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए आक्षीकरण संख्या 2 से कितना हो जा रहा है 3, इसका मतलब है कि K2Cr2 ने FeSO4 को Fe2SO4 का होल थ्राइस में आक्षरित कर दिया, यानी फेरस को फेरिक में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी जो अम्लीय माध्यम में आप लीजिएगा तो आसानी से ये आक्षरित कर देता है और ऐसे रिएक्शन खास करके एग्जाम में आपको पूछता है। इसके अलावा यह जो है H2S को H में आक्षरित कर देता है, तो H2S अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए बनाना इसका कितना आसान है। आप यहाँ पर H2S दे देंगे, बैलेंस खुद कर लीजिएगा, मैंने बैलेंस नहीं किया है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, बाकी ज्यों का त्यों दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए H, बनकर ये तैयार हुआ। इसमें भी H2S को किस में आक्षरित कर दिया, H में, बाकी जो तो क्योंकि ध्यान रखिएगा K2 जो है SO4 के साथ K2SO4 बनाएगा, Cr भी SO4 के साथ Cr2SO4 का होल थ्राइस बनाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाएगा, वो जल के रूप में अलग निकल जाएगा। इसके अलावा ये SO2 को सल्फेट में आक्षरित कर देता है। इस प्रकार मैंने आपको ये जानकारी दिया कि जो K2SO4 है वो अम्लीय माध्यम में एक प्रबल आक्षीकारक की तरह व्यवहार करता है और यह क्या करता है, आक्षरित करता है। तो आक्षीकरण गुण पर इसको खास करके ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, यदि आप लोग को रिएक्शन देने में दिक्कत हो तो कुछ नहीं, ये जब H2SO4 दिखाई दे तो ये दोनों प्रोडक्ट निश्चित रूप से बनेगा, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी जो कहेगा H2S है तो H में कन्वर्ट करेंगे, फेरस है फेरिक में कन्वर्ट कर दिए, H है सल्फेट में कर दिए, इसी तरह से Ki को I2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर Ki कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा, अब यह ज्यों का त्यों हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये देने में हमें आसानी होती है। अब हम जानते हैं इसका उपयोग, कि उपयोग कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखें सारे स्टूडेंट, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका उपयोग अभी अभी बताया आक्षीकारक के रूप में, प्रबल रूप से आक्षीकारक गुण प्रदर्शित करता है, अतः स्पष्ट है कि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर आक्षीकारक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा क्रोमियम के द्वारा अन्य यौगिकों के उत्पादन में भी उपयोग किया जाता है, जैसे फिटकिरी आदि। चमड़े के शोधन में किया जाता है, रंग उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि में हम लोग जानकारी रखेंगे और खास करके एक ही विधि को हम ध्यान रखें तो बेहतरीन होगा। वायुमंडलीय ऑक्सीजन या पोटेशियम नाइट्रेट की उपस्थिति में सूक्ष्म मैग्नीज डाइऑक्साइड को कास्टिक पोटाश के साथ संगलित करने पर पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। तो इसमें हमने बताया कि पोटेशियम, जो मैंने आपको बताया बोर्ड पर कि पोटेशियम
डाइक्रोमेट जो है वो आक्सीकारक गुण करता है और ये आक्सीकृत कर देता है। तो इस गुण को हम लोग को खास करके ध्यान रखना है। या फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में तथा सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में आक्सीकृत कर देता है। यह पोटेशियम आयोडाइड विलयन से आयोडीन को मुक्त कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बहुत ही आक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है। इसे मैंने ये जो भी अभिक्रिया है उसे मैंने पीपीटी पर बनाया है, आप जरा गौर कीजिए पीपीटी पर। तो देखिए आप लोग ये मैंने आपको जानकारी दिया कि कैसे आप जान रहे हैं कि आक्सीकृत किया है। तो देखिए वो तो जानकारी हो गई। अब उसी चीज को यहां पर मैंने लिखा है K2Cr2O7 7H2SO4 FeSO4 K2SO4 Cr2SO4 का होल त्रिज्या Fe2SO4 का होल त्रिज्या प्लस 7H2O। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये आक्सीकृत कर दिया है। टोटल हमने जो उपयोग बताया अभी अभी आपको वो उपयोग भी है। इसके बाद ये पोटेशियम परमैग्नेट बनाने की विधि का मैंने चर्चा कर रहा था। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ संगलित करते हैं, बताया मैंने। तो संगलित जब करते हैं तो क्या होता है, MnO2 KOH और O2 भाग लेता है, अब पोटेशियम परमैग्नेट देता है। तो ये पोटेशियम परमैग्नेट देने के लिए पहले क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जब हम संगलित करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट देता है। और यह मैग्नेट जो होता है पोटेशियम परमैग्नेट में गर्म करने पर जल के साथ अगर आप इसे गर्म कर दिया, नहीं इसको कहने का अर्थ है संगलित करने के बाद यदि गर्म कर दीजिए तो गर्म करने के बाद यह पोटेशियम परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड पुनः बाहर निकल जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से उत्प्रेरक का काम कर रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, लेकिन बनाने की विधि में ये भाग लेता है। तो देखिए MnO2 KOH ऑक्सीजन के साथ संगलित किए, ये बन गया पोटेशियम मैग्नेट। और ये पोटेशियम मैग्नेट को हमने उठाया यहाँ से और यहाँ पर गर्म किया, गर्म करने के बाद पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, फिर KOH MnO2 बाहर निकल गया। अब पोटेशियम अन्य विधियां भी मैंने आप लोग को यहाँ दे दिया है, जिस पर मैं सोच रहा हूँ कि विशेष चर्चा करने की कोई खास आवश्यकता न होगी। हम लोग इसके पोटेशियम के गुण पर ही ध्यान दें। तो कहता है पोटेशियम परमैग्नेट का रवा गहरा बैगनी रंग का होता है तथा इसमें धातु चमक भी होती है। पोटेशियम परक्लोराइड के समकृत होता है। यह जल में साधारण विलय होता है तथा गुलाबी रंग का विलयन देता है, जिसे हम लोग लाल दवा के रूप में नाम से जानते हैं। इसे प्रबलता से गर्म करने पर यह पोटेशियम मैग्नेट तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी जिनसे बना हुआ है उसमें ये टूट जाता है, कन्वर्ट होता है। तो पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट होता है। इसके बाद मैंने कहा था आप लोगों को कि इसका हम लोग आक्सीकरण अभिक्रिया को खास करके ध्यान देंगे, क्योंकि इसका उपयोग जो होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, उसमें आक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट से प्रबल है, परंतु पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राथमिक मानक है, जबकि KMnO4 चूंकि पूर्णतः शुद्ध अवस्था में MnO2 से मुक्त प्राप्त नहीं होता, अतः इसे हम लोग सेकेंडरी मानक के रूप में मानते हैं। अब आते हैं, क्योंकि दोनों का हमने यहाँ पर आपको तुलनात्मक रूप से दर्शाया है, लेकिन हम लोग इसका खास करके गुण लेकर चलते हैं। तो ये अम्लीय, उदासीन और क्षारीय तीनों माध्यम में आपको यहाँ पर मैंने दर्शाया है। आप इस पर जरा गौर कीजिएगा। तो इसकी जो आक्सीकारक गुण होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है कि अम्लीय है कि उदासीन है कि क्षारीय है। लेकिन आमतौर पर इस पर अम्लीय माध्यम में की जाती है। आक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है इसमें अम्लीय माध्यम में लिया जाता है। इसके अलावा क्षारीय माध्यम में भी ये प्रदर्शित करता है, लेकिन मुख्य रूप से अम्लीय माध्यम में। या अम्लीय माध्यम में अगर HCl के साथ लीजिएगा तो क्लोरीन गैस, इस पर हमको खास करके यही क्लोरीन गैस जो होती है आक्सीकारक का कार्य करती है।
देखिए यहाँ पर हमने ऑक्जेलिक अम्ल को CO2 में, आयोडीन को आयोडीन में, यानी कि आयोडाइड को आयोडीन में, फेरस को फेरिक में, पर मैग्नेट को मैग्नेट में, मैग्नीज में क्या करता है, आक्सीकृत कर देता है। आप यहां पर मैंने जो उसको समझाया वहां पर रिएक्शन देकर, यहां पर मैंने जो समझाया है वो आयनिक माध्यम से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया, मतलब आक्सीकृत कर दिया। अब देखिए यहाँ ले लीजिए ऑक्जेलिक अम्ल है, यहाँ पर CO2, ये देखिए CO2 में ऑक्सीकृत कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए आयोडाइड है, तो आयोडाइड इसी को एग्जाम्पल लेते हैं। आयोडाइड का मतलब क्या हुआ, -1। यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो, -1। और I2 किसी कोई भी अकेले रहता है, अगर उस पर आवेश ना हो तो क्या होता है, 0। तो -1 से 0 हो गया, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। तो यह आयोडाइड को किसमें, आयोडीन में कर देता है। इसके बाद ये फेरस 2 को 3 में, फेरिक में। इसके बाद ये H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऑक्सीकृत कर देता है। NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट करता है। SO2 को H2SO4 में ऑक्सीकृत करता है। उदासीन माध्यम में मैग्नस लवण मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमने बताया कि अम्लीय में ही करता है। और क्षारीय माध्यम में मैंने उदाहरण दिया है कि पोटेशियम परमैंगनेट आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीकृत कर देता है, और इसलिए आयन के रूप में दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि परमैंगनेट आयोडाइड को आयोडेट में करेगा, तो आयोडाइड -1 होगा ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ पर IO3 माइनस है। अब आप यहाँ निकालिए तो क्या होगा, I को X जिसको निकालना होता है X मानेंगे। अब -2 होता है ऑक्सीजन का, तो 3 दूना 6, तो -6 बराबर को तरफ जाएगा तो क्या होगा, +6। अब +6 वहां पर -1 है, तो +6 में से -1 घटेगा, +5, अर्थात यहाँ पर +5 हो जाएगा, यहाँ -1, यानी -1 से +5 हो गया, यानी कि ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है। अब इसका उपयोग यहाँ पर हमने दे दिया है। पोटेशियम परमैंगनेट का विस्तृत उपयोग आयतनीय विश्लेषण में अभी ऊपर भी समझाया था। ऑक्सीकारक गुण है, इसलिए ऑक्सीकारक के रूप में होगा। बायर अवकर्मक के रूप में, कार्बनिक यौगिकों के द्विबंधन की जांच में, ऊनी, रेशमी और सूती कपड़ों के विरंजन में, तथा तेलों को रंगहीन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। जल को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आंतरिक संक्रमण तत्व, आप लोग देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में जब आप लोग को चार्ट मिलता है, उसमें इस आवर्त को सूचित करते हुए नीचे 2 कॉलम होता है। इन 2 कॉलम को जो होते हैं नीचे वाले को, इसी को F ब्लॉक के तत्व द्वारा निर्देशित किया गया। और F ब्लॉक कैसे निर्धारित होता है, ये मैंने आपको जानकारी दे दिया था बोर्ड पर कि SPDF आप कैसे निर्धारित कीजिएगा। तो ये हो गए F ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये लेथिनाइड है और एक्टिनाइड, इसमें 2 श्रेणियां हैं। प्रथम को लेथिनाइड, और F में कितने होते हैं, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 14, तो ऑटोमेटिक है लेथिनाइड में भी 14 तत्व होंगे और एक्टिनाइड में भी 14 तत्व हैं। तो अब सवाल है, इन तत्वों को हम लोग अंतर संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 2 महत्तम इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर F ब्लॉक में भरता है, इसीलिए इसे अंतर संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए यहां से, अच्छा, ये जो स्टार्टिंग होता है लेथिनम के बाद से, इसीलिए जो पहला जो तत्व है 57 होता है, 57 के बाद से 58 से स्टार्ट होता है लेथिनाइड, इसीलिए इसको हम लेथिनाइड के नाम से जानते हैं। लेथिनम के बाद स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसे लेथिनाइड के नाम से जानते हैं। और इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा, रेयर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जानते हैं, या 4F संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये 4F है, ये 5F है।
4f और 5f। 5f का अभी हम उदाहरण यूरेनियम का निकाल कर दिखाए थे कुछ देर पहले। देखिए यूरेनियम 5f लास्ट में भरा था, तो ये 4f में भरेगा, इसमें टोटल आएगा 4f। आप देख कर निकाल कर देखिएगा, 58 से स्टार्ट कीजिए आप, इसमें टोटल में 4f में ही भरेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें हम जब गुण की चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से लेथेनाइड संकुचन के बारे में ज्यादा चर्चा होती है, पूछी जाती है। लेथेनाइड संकुचन किसी कहते हैं? इन तत्वों में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ आणविक त्रिज्या छोटी होती जाती है, जिसे लेथेनाइड संकुचन के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी आप लोग जान जाए, संकुचन माने क्या होता है? सिकुड़ना। संकुचन माने क्या होता है? सिकुड़ना। परमाणु क्रमांक के वृद्धि के साथ साथ लेथेनाइड के तत्वों की परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है, जिसे लेथेनाइड संकुचन के नाम से जाना जाता है। इसको चीज में दे दिए हैं। अच्छा, क्यों कहे हैं ये नाम दिए हैं? देखिए यहां पर लिख भी दिए हैं, इन तत्वों में n-1d ऑर्बिटल के पर्याप्त खाली रहते हुए भी अधिक भीतरी ऑर्बिटल n-2f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। जो अभी अभी मैंने समझाया वो लिखा भी हुआ है। तो इनका ऑटोमेटिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? n-2f 1 से 14 तक, n-1 0, ns2, ये हो जाएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, n-1 10 होगी, ये 0 नहीं हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग को यहां पर दिखा दिया है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया है। 57 लेथिनम से स्टार्ट किया है, तो लेथिनम ध्यान रखिएगा एफ ब्लॉक के तत्व नहीं है। क्योंकि लेथिनम का यहां हमने इसलिए उपयोग किया क्योंकि इसी के नाम पर लेथेनाइड नाम पड़ा है, इस श्रेणी का इसलिए उपयोग किया। ये छोड़कर बाकी गिनती कीजिएगा, 14 को हो जाएगा आपको। देखिए यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये होगा 14। तो 14 तत्व होते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको दिखाया है 0 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14, इस तरह से आपको। और यहां पर बगल में मैंने ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित किया है। आप एक चीज का गौर कीजिए, सारे में 3 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। वो देखिए सब में 3 है। इसका स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, इसका मतलब 3 है। देखिए टोटल में 3, नीचे से लेकर ऊपर तक में, अर्थात लेथेनाइड जो होता है 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित तो मुख्य रूप से करता है। इसके अलावा भी अन्य ऑक्सीकरण अवस्था अपने डी ऑर्बिटल में यानी एफ ऑर्बिटल में जो होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि या तो ऑर्बिटल खाली हो या आधा भरी हो या पूर्ण भरी होती है, वो अस्थायी होते हैं। अतः इनका ये सिद्धांत होता है कि वो किसी भी तरीके से या तो आधे हो जाए या पूर्ण भरे हो जाए या शून्य हो जाए। तो अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ये अलग ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर आपको दर्शाया है। देखिए उदाहरण के लिए हमने लिख दिया है C4+, यानी 4 ऑक्सीकरण, 3 के अलावा जो 4 ऑक्सीकरण अवस्था किए वो 4F0 कर दिया। TB4+ में देखिएगा तो ये 7, 14 का आधा 7 होता है। EU2+ किया 14 का आधा 7, YB2+ किया 14 होने के लिए। अब परमाणु तथा आणविक त्रिज्या लेथेनाइड संकुचन के बारे में हमने आपको जानकारी दे दिया था। आकार में इस ह्रास को लेथेनाइड संकुचन कहा जाता है। अब आता है समान विशेषताएं। हम इस पर चर्चा न करके अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्टिनाइड पर। एक्टिनाइड जो होता है
90 से लेकर 103 तक यानी कुल 14 तत्वों को हम लोग कहते हैं। क्योंकि ये एक्टेनियम के बाद स्टार्ट होता है इसलिए इसे एक्टेनाइड के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर हमने दिया है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था आयनिक त्रिज्या के साथ कंप्रोमाइज करते हुए हम लेकर चले हैं। तो आप देख रहे हैं यहां से ऑक्सीकरण अवस्था भी हो गई है। अब हम जरा इन दोनों पर लेथेनाइड और एक्टेनाइड पर कम विभेद करते हैं, क्या अंतर है लेथेनाइड और एक्टेनाइड में, जबकि ये दोनों ही एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो लेथेनाइड और एक्टेनाइड को यहां पर हमने किया है कि लेथेनाइड में अधिकतर +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, हमने अभी भी बताया था, कुछ +2 और 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। वहीं एक्टिनाइड में +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ कुछ तत्वों में +4, +5, +6 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी देखी जाती है। इसमें संकुल बनाने की कम क्षमता होती है, इसमें संकुल बनाने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रोमिथियम को छोड़कर सभी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो सभी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन इसमें एक्टिनाइड में सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इनके चुंबकीय गुण को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन इनको समझाना आसान नहीं होता है। ध्यान रखिए, ये ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं, लेथेनाइड ऑक्सो धनायन इसके तत्व नहीं बनाते हैं, लेकिन ये ऑक्सो धनायन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने यूरेनियम डाइऑक्साइड के +2 के बारे में दिया है, ये दर्शाया है, तो ऑक्सो धनायन ये 2+ के ये बना रहे हैं। इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड कम भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड अधिक भास्मी प्रवृत्ति के होते हैं। अब ये तो हमने बता दिया। अब ऑटोमेटिक है कि जो एक्टिनाइड हैं वो सारे के सारे तत्व रेडियो एक्टिव हैं, तो कॉमन सी बात है कि इनके नाभिकीय इंजीनियरिंग में खास करके उपयोग होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो ये खास करके नाभिकीय विखंडन दर्शाते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि इनका उपयोग नाभिकीय इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा ये मिश्र धातु भी बनाते हैं और उच्च दाब तथा ताप पर रासायनिक अस्थायित्व द्वारा विशिष्ट भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको इसके बारे में दर्शा दिया है। तो उम्मीद करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग इससे लाभ उठाएंगे। आप लोग इस पर खास करके फोकस दीजिएगा। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जेडन संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? संक्रमण श्रेणी में केवल 10 ही तत्व होते हैं। क्यों? लेथेनाइड संकुचन क्या है? लेथेनाइड और एक्टेनाइड में क्या अंतर है? लेथेनाइड तत्व कौन कौन है? लेथेनाइड नाम क्यों पड़ा? एक्टिनाइड नाम क्यों पड़ा? एक्टिनाइड का अधिक उपयोग नाभिकीय इंजीनियरिंग में क्यों होता है? इन सभी चीजों पर आप लोग फोकस दीजिएगा और खास करके फोकस दीजिएगा संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं और रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को बोर्ड के व्यू से। इसके अलावा के ये पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का जो बनाने की विधि और खास करके ऑक्सीकारक गुण है जो कि हमने बताया कितनी आसानी तरीका से आप दे दीजिएगा, क्योंकि ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अम्लीय माध्यम में होगा तो K2Cr2O7 है वो K2SO4 और Cr2SO4 का होल ट्राई निश्चित रूप से ये 2 चीज देगा। और बाकी चीज जो आप लिखते हैं कि Ki को आयोडीन में परिवर्तित करता है तो Ki को आयोडीन कर दीजिएगा और H2O बना दीजिएगा। इस तरह से मैंने ये क्लास आपको अंत किया। उम्मीद है
कि आप लोग बोर्ड में बेहतर कीजिएगा। गाया गाइडेंस प्रोग्राम में आर्ट्स और साइंस दोनों ही फैकल्टी में हमारे बेहतरीन शिक्षकों द्वारा आपको क्रैश कोर्स की जानकारी दी जा रही है। आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। धन्यवाद।